सेकंड आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। 18वीं शताब्दी की यूरोप के अंदर वैसे राष्ट्र राज्य दिखाई नहीं देते जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि पहले वो राजशाहियों, डचियों और कैंटनों के अंदर बंटे हुए थे। ऑस्ट्रिया हंगरी पर जो है हैब्सबर्ग साम्राज्य का अधिकार था। हैब्सबर्ग साम्राज्य जो था अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बनाया गया था। हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंदर एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया वेस्ट, सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया के साम्राज्य भी शामिल थे। नेक्स्ट है कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, यानी कि उस समय यूरोप के अंदर कुलीन वर्ग के कैसा था, उसकी विशेषताएं क्या थी। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग होता था। कुलीन वर्ग जो कि यानी कि ऊंचा वर्ग, उच्च वर्ग होता था, जो कि पैसे और शक्ति में जो है ऊपर होता था। कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य जो है एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो कि क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, यानी कि जो कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग था वो अधिक प्रभुत्वशाली वर्ग था और सभी लोग जो है एक अपनी साझा जीवन शैली में जीवन व्यतीत करते हुए अच्छी जमीन जायदाद के मालिक थे और अपनी ही भाषा का प्रयोग करके मिलकर रहते थे। इंग्लैंड के औद्योगिकरण की शुरुआत, इंग्लैंड के अंदर औद्योगिकरण की शुरुआत जो है 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में हुई थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवाद का क्या अर्थ है। उदारवाद शब्द जो है जिसे इंग्लिश में लिबरलिज्म शब्द से निकला है। लिबरलिज्म कहते हैं, यह लातिन भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। अब जो है उदारवाद के मायने जो थे अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग थे। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी, यानी कि व्यक्ति के लिए कि सभी वर्गों को आजादी और कानून की नजर में सबको बराबर का अधिकार मिले। राजनीतिक रूप में उदारवाद का अर्थ एक ऐसी सरकार से था जो सहमति पर आधारित हो। 19वीं सदी के अंदर उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन जो है कानून के समक्ष बराबरी का विचार जो है वो सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था, यानी कि वो लोग निजी स्वामित्व, संपत्ति का स्वामित्व भी चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ कानून के समक्ष बराबरी भी चाहते थे। दूसरा, संपत्तिहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। महिलाओं को जो है अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। महिलाओं और संपत्तिहीन पुरुषों ने सामाजिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए, यानी कि उदारवाद ने जो है जिन लोगों के पास पैसा नहीं था और उन पुरुषों को तथा महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा, तब जो है महिलाओं और उन संपत्तिहीन पुरुषों ने अपनी राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए अनेक आंदोलन चलाए। अब आता है आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद जो है बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्यों द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था, यानी कि उदारवाद चाहता था कि उन्हें जो है जो सरकार के द्वारा जो चीजों के आयात निर्यात पर जो टैक्स लगाया जाता है, उन पर बंदिशें लगाई जाती है, उन बंदिशों को अर्थात उन नियंत्रणों को खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट है नेपोलियन ने जो है अपने प्रशासनिक कदमों से अनेक छोटे छोटे राज्यों को मिलकर 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया, जिसे जर्मन महासंघ का नाम दिया गया। इस महासंघ में हर एक की अपनी मुद्रा और नापतोल की प्रणाली थी। 1833 के अंदर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर कोई भी व्यक्ति जब हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता था तो उस व्यक्ति को अपना माल बेचने वाले
एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था, यानी कि 11 नाकों से उसे गुजर कर जाना पड़ता था और हर बार जो है उसे 5% टैक्स देना पड़ता था। और यह टैक्स जो है जो वो वस्तु लेकर जाते थे, जो चीजें लेकर जाते थे, उनके वजन के और आकार के अनुसार लगाए जाते थे। और साथ ही साथ जो है नापतोल की भी सबकी अपनी अपनी व्यवस्था थी। जो है कपड़े मापने के पैमाने को एले कहा जाता था और इस एले की जो लंबाई चौड़ाई है वो घटती बढ़ती रहती थी। जैसे कि एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो उसकी लंबाई जो है 54.7 सेंटीमीटर होती थी, मेज में यह 55.1 सेंटीमीटर थी और न्यूरेमबर्ग में यह 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर, यानी कि अलग अलग स्थानों पर इसकी लंबाई अलग अलग थी। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जोल्वेराइन का उद्देश्य क्या था। जोल्वेराइन आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए ऐसे एकीकृत आधुनिक आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग व पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। यानी कि जोल्वेराइन चाहता था कि आर्थिक विनिमय और विकास में जो बाधाएं हैं, जो वस्तुओं, लोग व पूंजी के आने जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। तब जो है 1834 के अंदर पर्शिया की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेराइन स्थापित किया गया, जिसमें ज्यादातर जर्मन राज्य शामिल हो गए और इस संघ ने जो है इन शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या जो है 2 कर दी, जो कि पहले 30 से ऊपर थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।